अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल बच्चों। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए हम आगे लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। इससे पहले हमने ओम लॉ के ऊपर बात की, और जिसने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है लाजमी जाके देखिएगा। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है और इससे जो जुड़े एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये बड़ा कंसेप्ट है, इसको लाइट मत दीजिएगा। अब इसको समझेंगे बगैर इसके साथ जो एमसीक्यू से रिलेटेड होंगे उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके एमसीक्यू जो होते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड लेवल के लिए, ईटा लेवल के लिए, एमडीकेट लेवल के लिए। तो हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, तकरीबन उसमें 10-12 एमसीक्यूज के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारा आज का मेन मकसद है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किससे कहेंगे? प्रॉपर्टी है, ये किसी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहाँ पे होती है? किसी भी मटेरियल की होती है। तो क्या कहेंगे? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू obstruct the flow of current, इसका देखिए, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। ये कोई अगर कंडक्टर है या कोई मटेरियल है, इसकी वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से रोके। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी जो करंट को फ्लो होने से क्या रखेगी? रोकेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकेगी। तो मीन्स करंट को रोक रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जो किसको रोके? फ्लो ऑफ करंट को रोके, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहेंगे। आपको ये चीज़ नज़र आ रही है भैया? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमने पढ़ रखा है। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो क्या होता है? कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं ना। और हमें ये भी पता है कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा होते हैं, 1 मीटर क्यूब में तकरीबन 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी की कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब हमें पता है कि अगर ओम लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस जो इक्वल होती है वो किसकी इक्वल होती है? V/I की इक्वल होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दिस इज द रेजिस्टेंस। ओम लॉ में भी हमने पढ़ा है, लेकिन इसके फील के साथ समझेंगे। रेजिस्टेंस असल में इसके इक्वल नहीं होता। रेजिस्टेंस नहीं पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, नहीं करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो असल में किस पे डिपेंड करता है वो चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब रेजिस्टेंस जो है, यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालें तो ये क्या होती है? यूनिट इसकी यूनिट होगी वोल्ट। करंट है ना, वोल्ट पर एम्पियर, या इसको क्या कह सकते हैं? ओम, या इसको क्या कह सकते हैं? ओम कह सकते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होती हर मटेरियल की। रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल। बी रिमेंबर, ये याद रखें, रेजिस्टेंस हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट नहीं होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है। रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं तब हमारे पास पोटेंशियल और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन देखने को मिलता है। हमने ये लीनियर रिलेशन देखा है ओम लॉ में कि हमने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस को क्या रखा? कॉमन रखा। तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस असल में किसके इक्वल है। हम वो डिफरेंट अप्रोच है हमारी, जो मुख्तलिफ दूसरा वाला तरीका है, उससे देखेंगे कि किसके इक्वल है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, याद है? आई यानी कि करंट इक्वल टू आई इक्वल टू VDENA। ये था वीना करके याद किया था हमने। ठीक है, याद है कि नहीं है आप लोगों को? वीना। तो क्या होगा? आई इक्वल टू वीना है, तो यहाँ से V, ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन है। ये वहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले चैप्टर में, वाले लेक्चर में। तो अब यहाँ से VD जो है वो किसकी इक्वल होता था? VD इक्वल होता था EV टाउ डिवाइड बाई ML की इक्वल होता है। EV डिवाइड बाई टाउ ML, EV टाउ डिवाइड बाई ML। अब यहाँ पे मैं बताऊँ ED क्या है, VD क्या है? देखिए,
वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसी भी कंडक्टर के अंदर होती है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तो आप लोग भूल गए होंगे, मैं इस चीज़ को रिपीट करा रहा हूँ। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, हम लिख सकते हैं। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर वी क्या है या टाउ क्या है? वी क्या है? हमारे पास पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल है। वी है ये पोटेंशियल है, जो वोल्टेज भी कह सकते हैं, ये हमारे पास पोटेंशियल है। और टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। आपको अभी मज़ा नहीं आएगा और यार बोर हो रहे होंगे, बोर मत होइएगा, ये लेक्चर को आगे जाओगे बड़ा फील आएगा। हम ये कहते हैं कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती है, और हम ये भी चीज़ कहते हैं कि रेजिस्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल भाई? रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? इसका रीज़न हम यहाँ आगे ढूंढने वाले हैं। या सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम क्यों होती है, ये चीज़ हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये क्यों होती है ये यहाँ से बढ़िया फील आएगा। अभी आप लोगों को बोर लग रहा है, लेकिन वहाँ जाके आपको ये चीज़ क्लियर होने वाली है कि कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम क्यों होती है, ठीक है, या रेजिस्टिविटी कम क्यों होती है। ये चीज़ हम वहाँ जाके देखने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। इसी तरह जो एलाइज होते हैं उनमें क्यों नहीं बढ़ती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से, ये चीज़ हम देखेंगे। आप इसको लाइट मत देखिए, ये लेक्चर बड़ा है, ये कहानी कर रहा हूँ ना, ये कहानी वहाँ के लिए एकदम परफेक्ट कहानी है, ठीक है। अब एम क्या है? मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लिखाओ जी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ को शो कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ को शो कर रहा है भैया। अब अगर इसको फर्दर हम अगर ये चीज़ें तुम लोगों को पता लगी है कि ये किस किस के इक्वल होता है, क्या होता है, तो अब हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर्स को। ये उसी तरह कंडक्टर पड़ा हुआ है हमारे पास, तो अभी देखिए अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर है, कंडक्टर है तो कंडक्टर है। अब क्या होगा अगर मैं इसको पुट करूँ, इस वी को इस वी में पुट करूँ, जो करंट वाली वी है, तो क्या होगा? आई इक्वल टू वी की जगह क्या पुट करेंगे? ई वी टाउ डिवाइड बाई एम एल और ई एन ए, यही होगा भैया। ई एन ए नज़र तो आ रहा है, बंद भी ना पड़ा हो ना, देखें वी एन ए होगा, तो यहाँ से देखें क्या होगा? ई का स्क्वायर होगा एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई वी भी लिखे, एन ई वी टाउ ए डिवाइड बाई एम एल होगा। इस बात को भी मानते हैं आप लोग, एम एल होगा। यहाँ से वीना था तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया किसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले को, ई वी टाउ डिवाइड बाई एम एल को यहाँ पे पुट कर देते, क्या कि एन ई स्क्वायर वी डिवाइड बाई टाउ ए एल हो गया, टाउ ए एल हो गया। याद रखो, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, क्या हो? जादू तो नहीं हो सकता। अगर हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ ए डिवाइड बाई एम एल और साथ ही साथ यहाँ पे v, साथ ही साथ यहाँ पे v हो, तो v मैं बताऊँ v क्या पोटेंशियल है। ओम लॉ की मैंने वहाँ भी बात किया था कि ओम लॉ किस तरह है। तो अब अगर इस सारी चीज़ को दूसरी तरफ भेज दें, ये डिवाइड है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होंगे। गौर से सुनना भाई, गौर से सुनना, मैं बता रहा हूँ। एम एल इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई, एम एल नीचे ऊपर आएगा, ऊपर क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा, ये चीज़ नीचे आएगी, ये चीज़ नीचे आएगी, एन ई स्क्वायर टाउ ए आएगा, एन ई स्क्वायर टाउ ए आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? v डिवाइड बाई आई आएगा। इस आई को भी इस तरफ नीचे उतार दिया मैंने, आई को भी नीचे उतार दिया, समझ आ रही है? एकदम परफेक्ट। ये जो चीज़ है ये आपके पास असल में रेजिस्टेंस के इक्वल है, इसको हम रेजिस्टेंस के बराबर लेते हैं। रेजिस्टेंस असल में ये नहीं होती है आर इक्वल टू वी डिवाइड बाई ए, ये तो इक्वल तब लेते हैं जब इसी को हम आर के इक्वल लेते हैं, फिर कहते हैं कि वी डिवाइड बाई ए के इक्वल है। असल में आर ये होता है कि हमारे पास ये असल में आर होता है। आर किसके इक्वल होगा? अभी वी डिवाइड बाई आई के, और यहाँ से हम देख सकते हैं आर किसके इक्वल हो रहा है? आर इक्वल हो रहा है एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ।
भाई देखिए, यहाँ पे आके हमारा लेक्चर जो है वो बंद पड़ी थी मोबाइल, तभी हमें दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या था, आर किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस एम एल डिवाइड बाई एन स्क्वायर डिवाइड बाई टाउ ए के। तो यानी कि आर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, कंडक्टर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि दो जगह हैं, यहाँ से टकरा, एक जगह से टकरने के बाद दूसरी जगह जाने के मतलब जो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है, थोड़ा टाइम मिलता है। अभी टकरना नहीं है क्योंकि वो टकरता रहता है। अभी टकरना नहीं है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम उसके लिए बचेगा भैया, मतलब थोड़े से बीच में जो टाइम है दूसरे मतलब एटम तक जाने दे, मतलब एटम से टकराएगा, एटम का जो कोर होता है उससे टकरता है, या यूँ कह ले कर्नल से टकरता है। कर्नल कहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन लीव कर जाए, पीछे जो प्लस चार्ज वाला आयन रहता है, यानी कि प्लस रह जाता है। जैसे Na प्लस है तो ये क्या है, प्लस है, तो मतलब ये एटम है आपके पास, न्यूक्लियस है, उससे टकरता है। यहाँ पे कंडक्टर के अंदर जो न्यूक्लियस बचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट करके पीछे छूट जाते हैं, उनसे टकरता है इलेक्ट्रॉन जा करके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड को लो कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को लो कर देंगे तो वो टकरेंगे, टकरने के नतीजे में आपके पास उनको टकरने के बीच में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उसी टाइम उनको नहीं टकरना होता है। तो वो जो टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम है। अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा करते हैं जो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, उनमें ज़्यादा हाई स्पीड, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, स्पीड उनकी ज़्यादा होती है। स्पीड उनकी ज़्यादा होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो गया, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी टकरना होता है, थोड़ा टाइम मिलता है उनको, फिर भाग दौड़ करके टकरना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कैसा फर्क पड़ता है, कैसा फर्क डलता है। इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट से कैसे कैसे फर्क पड़ता है इसके ऊपर देखते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस एंड यानी कि रेजिस्टिविटी फॉर, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखें, टेम्परेचर फॉर रेजिस्टर एंड टेम्परेचर फॉर, नहीं यार, एक मिनट हेडिंग किस चीज़ की है, इसको कहते हैं रिलेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैं क्या हेडिंग दे रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आप लोग नजर आ रही कि नहीं आ रही, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले कंडक्टर के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर। आमतौर पर कंडक्टर का होता क्या है, दो तरीके, एक हम समझेंगे टेम्परेचर की इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है। हमने लिखा है अभी ml डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ A होता है, ठीक है, NE स्क्वायर टाउ A होता है, इन पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं, आपकी किताब में भी दिया हो ना, रेजिस्टेंस जो है वो किताब में, पहले बुक वाला बताऊँ, बुक वाले ने किस तरह दिया हुआ है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। उसने कहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। फिर उसने कहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए के, लेंथ का कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसने ये कहा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे। और साथ ही साथ ये बात भी उसने की हुई है कि इन दोनों को हटाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का साइन प्रोपोर्शनलिटी हटेगा और रो आएगा, और ये L बाई ए के इक्वल है। बाहर यार, ये बात फील वाली बात नहीं है, ये बात फील वाली बात नहीं है, मैं बाहर दफ़ा कह चुका हूँ। असल में रेजिस्टेंस इसके इक्वल होता है। अगर L और A इसको एक्सटर्नल प्रॉपर्टी मान ले, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है ना, ML, ये M क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्टर के अंदर होते हैं, किसी मटेरियल के अंदर होते हैं। L लेंथ ऑफ जो कंडक्टर ले ले, सेमी कंडक्टर है, उसकी लेंथ को बता रहा है, और Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, E इलेक्ट्रॉन है, और टाउ एवरेज। ये सारे कंडक्टर के अंदर की तो कहानियाँ हैं, अंदर की चीज़ें हैं, ये सारी कंडक्टर के अंदर की चीज़ें हैं भाई। मान लो इस चीज़ को कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है या कंडक्टर की लेंथ की बात कर रही है, ये सारी रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है,
कुछ ऐसी चीज़ें, ये जो सर्कल क्या है इसका मतलब है कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है, एन एम एन ई टाउ, ये सारे अंदर मेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अंदर होते कि नहीं होते कंडक्टर के अंदर, साथ ही साथ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के इनसाइड मौजूद होते हैं, ई इलेक्ट्रॉन्स वो भी इनसाइड है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी इलेक्ट्रॉन्स की ही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होती है जो कंडक्टर के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एल है और ए है, यानी कि रो आर इक्वल टू एल ए जो है, ये एल और ए ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, क्या है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई अगर हमारे पास कंडक्टर हो उसके एक्सटर्नल लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी बाहर की फिजिकल कंडीशन है, एरिया ऑफ कंडक्टर ये भी फिजिकल कंडीशन है। तो ये चीज़ क्या बनाती है, ये जो मैंने बनाया कह दिया था जो इंटरनल प्रॉपर्टी है ये रेजिस्टिविटी को शो कर रही है। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला ये है, इसमें इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को यहाँ पर हम डायरेक्ट रो लिख देते हैं, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट रो लिखा है, बात समझिए कि नहीं समझिए, डायरेक्ट रो लिखा है। इस सारी कहानी को उन्होंने गवर्न करके मतलब नहीं बोल के या उन्होंने डायरेक्ट इसकी जगह रो लिखा है। असल में रो भी इसके इक्वल होता है, एम एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर होता है। बात मान गए कि नहीं मान गए, मान गए, सही, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, फील आएगा, फील आएगा। अब रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी को हम यहाँ से देखते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यूनिट वगैरह आप निकाल लें भैया, यूनिट क्या होगी देखें, आर ए डिवाइड बाई एल, आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की जगह मीटर काटेंगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम मीटर, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं, ये आप वहाँ से पढ़ लें। और इसी तरह आपके पास रेजिस्टेंस की जो अपोजिट जो चीज़ होगी रेसिप्रोकल होगी उसे हम कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है, कंडक्टेंस कहेंगे। तो अब यहाँ से मैं देखता हूँ कंडक्टर के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। कंडक्टर के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये तो आपको पता है, एम एन डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब हमें समझने वाले हैं कि कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, और जो रो है वो किसके इक्वल है, एम एन ई स्क्वायर टाउ के इक्वल होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साथ ही साथ क्या होगा बता रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके पास एन ज़्यादा होंगे, यही उसके अंदर कंडक्टर के अंदर 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर वॉल्यूम, एक मीटर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10 की पावर 9 यानी कि करोड़ों खरबों के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एन बढ़ता है, एन क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए जब एन बढ़ेगा तो यहाँ भी एन रेसिप्रोकल में है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, दोनों साइडों में एन नीचे है, तो एन बढ़ेगा तो आर भी क्या हो जाएगा, कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एन मतलब पहले 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन थे, अभी और बढ़ गए उससे 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा हो गए, इसका मतलब ये 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा हो गए। अब दूसरा फैक्टर, सिर्फ एन नहीं बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये देखिएगा, दूसरा एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए है, और रेजिस्टिविटी में भी टाउ है, दोनों में टाउ टाउ है, टाउ। जब टाउ टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन बढ़ेगी, इस बात को मानते हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ने का मतलब है जब कोलिजन बढ़ेगी तो टाउ क्या होगा, कम होगा, टाउ कम होगा, इस बात को मान ले। टाउ कम होने का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम है, जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जल्दी से आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने के रिजल्ट में मैं बता रहा हूँ, कोलाइड करने के रिजल्ट में उनका जो टकरने का टाइम है ये बहुत जल्दी टकरेंगे, तो टाइम कम लगाएंगे, जब टाइम कम लगाएंगे कोलाइड ज़्यादा होगा, जब कोलाइड ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। देखिए एन टाउ ज़्यादा टाउ कम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम, मतलब टाइम कम मिल रहा है, जल्दी जल्दी कोलाइड करने को देखने को मिलता है, जल्दी जल्दी कोलाइड करने को देखने को मिलता है। टाउ कम है तो रिजल्ट में आर ज़्यादा होगा और रो भी ज़्यादा होगा,
मतलब रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। क्या आप सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे तो रेजिस्टेंस कम हो रही थी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी कम हो रही थी। ये दोनों फैक्टर जो दोनों की दो मुकाबले हो रहे हैं। एन कहता है कि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ तो रहे हैं, तो क्या रेजिस्टेंस उसकी वजह से कम हो जानी चाहिए? कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे एट ए टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से जो कंडक्टर है उसके अंदर एक ही वक्त में एन भी बढ़ेगा। अब एन बढ़ेगा तो आप यूं ना कह लें कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि एन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम नहीं होती उतनी। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 29 मौजूद होते हैं। भाई 29 ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद है, थोड़े से और बढ़ जाएंगे, 10 की पावर 30 कर लो, इतने से हो जाएंगे। पर 30 से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जहाँ पे उतने बड़े इलेक्ट्रॉन्स का इतने ज़्यादा तादाद है कंडक्टर के अंदर, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन है, इन सब का अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो क्या उनकी कोलिजन कुछ आम खास कोलिजन होगी? नहीं, बहुत ज़्यादा कोलिजन होगी। और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, हद से ज़्यादा कोलिजन होगी और उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कम ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब कम होगा रिजल्ट में आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी भैया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं इसी चीज़ को लेके चला था, यहाँ पे मैंने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी कि भाई रेजिस्टेंस कम तो हो रही है यहाँ पे एन की वजह से, बट उतना इफेक्ट नहीं होगा एन की वजह से। इफेक्ट किसकी वजह से ज़्यादा होगा आपके पास? जो टाउ की वजह से इफेक्ट ज़्यादा होगा। टाउ क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है यार, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ऑलरेडी से, उन सभी का अगर कोलिजन हो रहा है तो ऑलरेडी उनका रिलैक्सेशन टाइम तो कम होगा ही होगा। और यही बड़ा फ़र्क डालेगा, यही फैक्टर फ़र्क डालेगा। मैं बताऊँ, यही फैक्टर फ़र्क डालेगा, बाकियों का इतना इशू नहीं है। ये जो है एन ऑलरेडी इतने ज़्यादा तादाद में 10 की पावर 29 तो यार लाख 1.5 लाख करोड़ ज़्यादा होंगे, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि उनका कोलिजन बढ़ रहा है, उनके अंदर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, तो उसके रिजल्ट में कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। यार लेक्चर बड़ा बनने वाला और बढ़िया लेक्चर है, इसीलिए कंडक्टर और के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, हम ये बात कह देते हैं। ठीक है, हम ये बात कह देते हैं। अब मैं बात कहने वाला क्या हूँ, अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में यही दो फैक्टर होंगे, एक एन होगा एक टाउ। इनकी भी देखते हैं। आर इक्वल होगा एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ ए। रेजिस्टिविटी इक्वल होगी एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ के। अब देखें यहाँ पे भी n बढ़ रहे, ऑलरेडी n इतने नहीं होते यूनिट वॉल्यूम में, 10 की पावर 29 तो सेमीकंडक्टर में नहीं होंगे। ठीक है, होल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहाँ भी n और टाउ की लड़ाई होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, n बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। यहाँ से दूसरी तरफ से अगर देखें, टाउ टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगी, यानी कि टाउ कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा थोड़ा, बट इलेक्ट्रॉन उतने है ही नहीं। रिलैक्सेशन टाइम भले बढ़े, उतने इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद नहीं होते सेमीकंडक्टर के अंदर, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी और रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, बट इतने फ़र्क नहीं डालेगा यार, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस एन की वजह से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो थे कम ही थे तो और ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इस लेक्चर को आगे रिपीट करेंगे, आर कम हो जाएगा, और इसीलिए सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब एलाइज की बात करते हैं हम। एलाइज क्या होते हैं? जो डिफरेंट मेटल्स को मिला के बनाते हैं, डिफरेंट मेटल्स को कंबाइन करके मिलाते हैं। एलाइज के टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं यार, उनके इतने इलेक्ट्रॉन फिर भी नहीं निकल रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एन की तादाद ज़्यादा होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। अब एन की तादाद ज़्यादा होगी तो यहाँ से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। इस बात को तो मानते हैं आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये चीज़ बढ़ेगी, ये चीज़ कम हो जाएगी। अब दूसरी तरह अगर देखें, टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ तो इनका कम हो जाना है,
वो बराबर के हिसाब के कम होंगे दोनों, मैं बता रहा हूँ बराबर के हिसाब के। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये कम तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो भाई अब देखें एलाइज के अंदर, ठीक है, जो निक्रोम वगैरह होते हैं, ये वाले निकल, इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बराबर के हिसाब से कम हो रही होती है और रेजिस्टिविटी भी बराबर के हिसाब से बढ़ भी रही होती है एक ही वक्त में। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी बराबर के हिसाब से, मतलब दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं। तो इसीलिए निक्रोम और एलाइज के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और साथ ही साथ आगे नेक्स्ट लेक्चर अपने कंटिन्यू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।